महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर से जुड़ी बड़ी खबर है। स्पीकर बिरला से मिलने की तस्वीर सामने आई है। 17 जून को दिल्ली में स्पीकर से बागी मिले थे, वो तस्वीर सामने आई है। 6 बागी सांसदों के साथ श्रीकांत शिंदे भी मौजूद थे। एकनाथ शिंदे की पार्टी में हो चुके हैं शामिल और अब ये तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बताते हैं कौन कौन सांसद बागी हुए हैं। संजय दीना पाटिल मुंबई उत्तर पूर्व से सांसद, संजय जाधव, संजय देशमुख, नागेश पाटिल, इसके अलावा भाऊ साहेब वाकचौरे, कई और नाम इसमें शामिल हैं। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। आनंद, बागी होने की खबरें तो सामने आ ही रही थी, लगातार बैठकों की खबरें भी मिल रही थी, लेकिन ये पहली तस्वीर भी सामने आ चुकी है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, जब 17 जून को लोकसभा स्पीकर से इन बागी मुलाकात की थी, उस दिन की ये तस्वीरें हैं और आज की तारीख में ये सभी 6 सांसद जो है वो शिवसेना शिंदे गुट में शामिल भी हो चुके हैं। लेकिन जिस तरह से जो तस्वीरें ये पहली बार आज सामने आई है और इसमें दिखाई दे रहा है कैसे लोकसभा स्पीकर से बागी सांसद मिल रहे हैं। इसमें 5 बागी सांसद की तस्वीरें हैं। इसमें संजय दीना पाटिल है, संजय यादव है, संजय देशमुख है, नागेश पाटिल है, भाऊ साहब वाकचौरे हैं और एक उमराज निम्बालकर इस तस्वीर में जो आगे सांसद है, क्योंकि वो सुबह ही अर्ली मॉर्निंग लोकसभा स्पीकर से मिलकर वापस महाराष्ट्र लौट गए थे। जो बात बाकी 5 बागी सांसद है वो इसमें आपको नजर आ रहा है और इससे ये पता चलता है कि किस तरह से ऑपरेशन टाइगर जो महाराष्ट्र में अंजाम दिया गया, जिसमें शिवसेना यूपी के जो सांसद थे उनको धीरे धीरे मनाया गया और बाद में उनको शिंदे शिवसेना में ज्वाइन कराया गया। उस दिन की तस्वीर सामने आ चुकी है और बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते में लोकसभा स्पीकर जो है इन सांसदों को जो लोकसभा का बुलेटिन उसमें बता देंगे कि शिवसेना शिंदे के गुट में ये शामिल हो गए हैं। जी बिल्कुल, और वो तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और अब बात एक और बड़ी खबर की, पंजाब से जुड़ी ये जानकारी। चंडीगढ़ में चन्नी गुट की बड़ी बैठक चल रही है। राणा गुरजीत के आवास पर हो रही है ये मीटिंग। बैठक में पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल भी मौजूद हैं, जिन्हें प्रभारी बनाया गया, जिम्मेदारी दी गई है। बागी धड़े की मानने की कोशिश करेंगे, उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे, ये कोशिशें जारी हैं भूपेश बघेल की तरफ से। बैठक चल रही है, हालांकि नाराजगी की खबरें भी लगातार सामने आई हैं। अध्यक्ष की दूर रहने की भी खबरें हैं। हम 2 बातों पे धोखा नहीं दे सकते, पंजाब के लोगों को धोखा नहीं दे सकते और अपनी कांग्रेस पार्टी को धोखा नहीं दे सकते। और जो भावना है लोगों की, जो विचार लोगों का है, वो हाईकमान को बताएंगे। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी की अगुवाई की सरकार बनेगी। We believe in high command, that's all. No individual is stronger here. लेकिन राजा वड़िंग से नाराज है? No, question is not of Raja Vuding. Question is of Congress party. Question is for election year. So we are planning the strategy to fight out the election. अध्यक्ष तभी तो मीटिंग हो रही है, अध्यक्ष बनाएंगे, सब कुछ होगा, इलेक्शन लड़ेंगे। मेरे हिसाब से कोई विवाद नहीं है। हम एक परिवार में बैठे हैं, परिवार की बात करेंगे और परिवार ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਆਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਢਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। तो भूपेश बघेल के साथ बैठक से पहले चन्नी का बड़ा बयान भी सामने आया है। अपनी बात रखेंगे, फैसला समय बताएगा। तेल और तेल की धार समय बताएगा। रंधावा ने कहा मेरी वडिंग से नाराजगी नहीं है। तो एक तरफ बैठक और दूसरी ओर ये बड़ा बयान। आपको सुनाते हैं बैठक में शामिल होने से पहले चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा ने आखिर कहा क्या, सुनिए। सर बाहर आके गल कर लो जी, बाहर शीशा खोल लो जी। सर शीशा खोल दो, सर शीशा खोल दो, शीशा खुलवा दो सर। चलिए साहब, आज कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। ऐसी अजय मीटिंग विच आए है, सानू अंदर अजय जान दो, अंदर बैठ के गलबात होएगी सारी, बाकी फिर तेल देखांगे, तेल दी धार देखांगे। केड़ी धार है वैसे कोई गलबात? थैंक यू। ओके, शर्त रखी थी कि इस मीटिंग कोई शर्त नहीं है। फिर राजा वड़िंग क्यों नहीं बुलाया उन्होंने? नहीं, जो उनको पता होगा बघेल साहब को। आप चाहते हैं कि राजा वड़िंग आ जाए इस मीटिंग में जाए? आप चाहते हैं कि राजा वड़िंग भी ज्वाइन कर ले? नहीं, राजा वड़िंग प्रेसिडेंट है, उसको आप ही आ जाना चाहिए था।
नाराजगी है, आपकी नाराजगी है। वो कहता है कि मेरे रंधावा साहब से कोई नाराजगी नहीं है, वो तो कह रहे हैं। मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मैं उसके साथ ही रहा हूँ, तो उसको दिखना चाहिए कि किसकी नाराजगी है। तो वर्डिंग प्रेसिडेंट है, उन्हें खुद ही आ जाना चाहिए था। क्या कहा जा रहा है ये आपको सुना रहे थे मोहित मल्होत्रा, हमारे संवाददाता टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मोहित, पंजाब चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले लगातार कांग्रेस में कलह की खबरें सामने आ रही हैं, बैठकों का सिलसिला देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी चन्नी द्वारा बैठक बुलाई गई थी और उसमें भी ताकत दिखाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अध्यक्ष को दूर रखना, क्या इशारा किया जा रहा है, किस ओर इशारा हो रहा है, कैसे इसे देखा जा सकता है चुनाव से पहले? देखिए, यही एक वैलिड क्वेश्चन है जो सवाल आपने उठाया कि अध्यक्ष को दूर रखकर आप किस तरह से पंजाब चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक करने की बात कर रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन पहली शर्त यही थी चन्नी गुट की, रंधावा गुट की, कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को इस बैठक से दूर रखा जाए। जल्दी से आपको मैं पहले तस्वीरें दिखा देता हूँ। इस वक्त आपको दिखाना चाहेंगे कि ये राणा गुरजीत, जो कि कांग्रेस के सीनियर विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनका घर है। और यहाँ पर आप देखिए तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो जुटे हुए हैं। भूपेश बघेल के आने का इंतजार हो रहा है। चरणजीत सिंह चन्नी पहुँच चुके हैं, सुखजिंदर सिंह रंधावा पहुँच चुके हैं, और बीच में मध्यस्थता करने के लिए पंजाब कांग्रेस में जो नेता विपक्ष हैं कांग्रेस के, प्रताप सिंह बाजवा सीनियर नेता है, उन्होंने कहा था कि मैं पूरे विवाद को सुलझाने के लिए बीच में मध्यस्थता करने के लिए तैयार हूं, तो वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं। तो मीटिंग लगातार जारी है, लेकिन हमारे पास जानकारी ये आ रही है कि चरणजीत सिंह चन्नी का जो गुट है, जिसके अंदर सुखजिंदर सिंह रंधावा हैं और अन्य कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो ये मांग उठा सकते हैं कि अगर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को कांग्रेस आला कमान अध्यक्ष बनाए रखना चाहता है तो चरणजीत सिंह चन्नी को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, उनको सीएम चेहरे के तौर पे प्रोजेक्ट करके ही चुनाव लड़ा जाए। क्योंकि चन्नी गुट के कई नेता ये बात सीधे तौर पे कह चुके हैं कि अगर चरणजीत सिंह चन्नी के हाथों में ही कांग्रेस की कमान दी जाएगी तभी पंजाब में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। तो क्या इस तरह की शर्त रखी जाएगी भूपेश बघेल के सामने, और क्या भूपेश बघेल इस तरह की शर्त को मानेंगे, ये अब से थोड़ी देर में साफ होगा। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी के तीखे तेवर सामने आए हैं। उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया है कि मीटिंग में जाकर देखेंगे कि तेल क्या है और तेल की धार क्या है, यानी उनके सामने क्या प्रपोजल रखा जाता है, किस तरह का ऑफर चन्नी गुट को मिलता है, चन्नी गुट के नेताओं को कैसे सेटिस्फाई किया जाता है। इसके बाद ही तय होगा कि क्या ये अंतर कलह खत्म होगा या नहीं। बिल्कुल, समय बताएगा। ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं। टिकट कटने के बाद नरोत्तम मिश्रा का पहला बयान भी सामने आ गया है। समर्थकों द्वारा हंगामे की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और अब पहला बयान नरोत्तम मिश्रा का सामने आया। कार्यकर्ता संयम बनाए रखे, नरोत्तम मिश्रा की तरफ से कहा गया है पार्टी का फैसला है, सब लोग माने, कोई भी बात पार्टी फोरम पर रखें। मैंने कल भी विस्तार से बताया था, मैंने कल भी विस्तार से कहा था, मैं आज भी विस्तार से कह रहा हूँ, ये पार्टी का निर्णय है। और एक बात जरूर मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि अभी मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं ने, ऐसा कोई कार्य न करें। जैसा कल कहा था, न मार्ग अवरुद्ध करना है, पार्टी के फोरम पे अपने तरीके से अपनी बात कही जाती है, इस तरह से व्यक्त नहीं की जाती है। तो नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया संयम बनाकर रखें। इससे पहले दतिया में बीजेपी ऑफिस के बाहर माहौल तनावपूर्ण हो गया था। नरोत्तम समर्थकों ने बीजेपी ऑफिस पर कब्जा किया, बीजेपी कार्यकर्ता कमरों के अंदर बंद, बीजेपी ऑफिस के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती। आपको बता दें 2023 में यहीं से चुनाव हारे थे नरोत्तम मिश्रा। बीजेपी ऑफिस के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती है। टिकट न मिलने पर उनके समर्थक प्रदर्शन करते दिखाई दिए, उनकी तरफ से विरोध किया गया। एक शख्स ने तो आत्मदाह करने की कोशिश तक की, जिस पर बयान भी नरोत्तम मिश्रा की तरफ से दिया गया। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से समर्थकों में भारी नाराजगी है और समर्थकों को हटाने के लिए पुलिस की टीम भी पहुंची। पथराव किया गया, जिसके बाद पुलिस की टीम की तरफ से लाठीचार्ज भी किया गया है। देर रात हंगामा देखने को मिला। ये 3 तस्वीरें आपके सामने, बीजेपी दफ्तर पर कब्जे की तस्वीरें, भारी पुलिस बल की तैनाती, कलेक्टर मौके पर पहुंचे, एसपी मौके पर पहुंचे, बीजेपी कार्यकर्ता कमरों में बंद है, ये भी जानकारी भी मिली है। हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ये भाजपा कार्यालय के बाहर बस खड़ी हुई है,
जहां पे पुलिस भी तैनात है और पुलिस भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनको गिरफ्तारी के लिए इंतजार कर रही है कि कब हम अंदर जाएं और उनको गिरफ्तार करें। हम भाजपा कार्यालय के अंदर की भी तस्वीरें दिखाएंगे, जो कार्यकर्ता कुछ एकत्रित भी होने लगे हैं और भीड़ जुटने लगी है। केवल ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम कब अपना प्रदर्शन जारी रखें। हम अंदर चलने की भी कोशिश करेंगे भाजपा कार्यालय के, जो भाजपा कार्यालय में आप देख सकते हैं कि मीडिया को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। हम यहीं से आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि कार्यालय में क्या गतिविधि हो रही हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं भाजपा कार्यालय की, जहां पर भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद हैं और ये जो कार्यालय है उनके कमरों में भी कार्यकर्ता हैं, जहां पर गेट पर भी बैठे हुए हैं कार्यकर्ता कि कोई पुलिस का व्यक्ति अंदर ना आ पाए। तो प्रदर्शन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हाल ही में ताजा बयान, पहला बयान नरोत्तम मिश्रा का क्या आया वो आपने सुना, लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा है। 2023 में विधानसभा चुनाव हार गए थे नरोत्तम मिश्रा। इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ पाई गई। सर्वे में नरोत्तम की जीत की संभावना कम बताई गई। केंद्रीय नेतृत्व ने एमपी बीजेपी से फीडबैक मांगा। एमपी बीजेपी ने संकेत दिए कि नरोत्तम की जीत आसान नहीं होगी, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया, ऐसा कहा जा रहा है। और हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता हमें लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। शुभम, हंगामे की तस्वीरों के बीच नरोत्तम मिश्रा का पहला बयान सामने आ चुका है, इस पर क्या जानकारी और साथ ही क्या दबाव के बीच एक उम्मीदवार से टिकट लेकर दूसरे को देना ये कितना सही है? बीजेपी की तो ये परंपरा है ही नहीं और आगे चलकर तो फिर ऐसे ही दबाव के बाद टिकट देना पड़ेगा, तो इस पर क्या जानकारी? देखिए, काफ़ी देर के बाद नरोत्तम मिश्रा का बयान आया, क्योंकि कल शाम 6 बजे जब टिकट आया उसके बाद से 1-2 घंटे बाद उनके समर्थक सड़कों पर आ गए। बीजेपी का जो कार्यालय है दतिया में, वहां पर जमकर प्रदर्शन होने लगा। 10-11 घंटे तक ट्रैफिक रोक के रखा, नेशनल हाईवे पर जाम लग गया। इतनी देर तक नरोत्तम मिश्रा की कोई अपील नहीं आई, न सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने किसी तरह से समर्थकों से अपील की कि आप लोग इस तरह के प्रदर्शन मत कीजिए। अब जाकर दिन के 12 बज चुके हैं और नरोत्तम मिश्रा का पहला बयान आया है कि पार्टी फोरम में अपनी बात रखी जाती है। उन्होंने जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं उनको किसी तरह की कोई बधाई भी नहीं दी है या ये कहा हो कि ठीक है उनके लिए उन्हें चुनाव हम जितवाएंगे, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने बड़ा शॉर्ट बयान दिया है जिसमें कहा है कि जो भी समर्थक कर रहे हैं उनसे अपील करते हैं कि वो ये सब ना करें, पार्टी फोरम में वो अपनी बात रखेंगे। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बीजेपी अध्यक्ष के घर की है, क्योंकि पूरी बीजेपी ने भी अभी तक इस पूरे मामले पर किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया है। बीजेपी अध्यक्ष से भी हमने लगातार कल से संपर्क कर रहे हैं, मगर उनकी ओर से कोई बयान नहीं दिया गया है। बीजेपी नेताओं की तरफ से या फिर आप मुख्यमंत्री की तरफ से भी देखें, मोहन यादव का एक ट्वीट, एक एक्स पर पोस्ट सामने आया था जिसमें उन्होंने जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं उन्हें बधाई दी थी और कहा था कि आप इस चुनाव में विजयी साबित होंगे। और ये लंबे वक्त के बाद, मध्य प्रदेश में तो आप देखें इससे पहले इस तरह की तस्वीरें नहीं थी कि टिकट कटा और उसके बाद इतना बड़ा बवाल हुआ हो कि ट्रैफिक जाम कर दिया गया हो, नेशनल हाईवे रोक दिया गया हो, 10-11 घंटे तक इस तरह की चीज़ें रही हो। जो सवाल आप पूछ रही थी कि इतने दबाव के बाद क्या टिकट मिलेगा, देखिए बीजेपी आप जो कह रही थी बिल्कुल सही बात है कि कोई नई परिपाटी या नई परंपरा को शुरू नहीं करना चाहेगी, क्योंकि इस तरह से अगर टिकट देने लग गई बीजेपी कि आप एक बड़ा प्रदर्शन करते हैं और उसके बाद फिर आपको टिकट दे दिया जाता है, ऐसे में तो कोई भी नेता, सबके समर्थक इसी तरह के होते हैं। और विशेष तौर पर अगर आप इस ग्वालियर चंबल की बात करेंगे तो यहाँ पर तो फिर एक ये ट्रेंड बन जाएगा कि अगर आपको टिकट लेना है तो यही तरीका अपनाना होगा। तो ये बिल्कुल सही कहा आपने कि ये एक तरह से तरीका नहीं हो सकता। नरोत्तम मिश्रा ने मान लिया है, उन्होंने कहा है, बिल्कुल उनका बयान भी सामने आ चुका है शुभम, जहां कहा जा रहा है संयम बरता जाए, कार्यकर्ताओं से अपील की गई है उनकी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे जहां प्रदर्शन किया गया और खबरें ये भी हैं कि देर रात जमकर इसी तरीके से प्रदर्शन जारी रहा, जिसके बाद कलेक्टर मौके पर पहुंच गए, एसपी मौके पर पहुंच गए, पुलिस बल की तैनाती की गई और टीम की तरफ से लाठीचार्ज तक किया गया लोगों को खदेड़ने के लिए, कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए जब प्रदर्शन होता रहा। आर्यन की मौत का सीसीटीवी सामने आया है और नोएडा सेक्टर 58 के नाले में गिरकर युवक की मौत हो गई थी।
पहले करंट लगा, फिर गड्ढे में गिर गया आर्यन। 27 साल का आर्यन इंजीनियर बताया जा रहा है। गड्ढे में गिरने की वजह से मौत की खबर, पहले करंट लगा और फिर गड्ढे में गिरकर मौत हो गई। ये देखिए, सीसीटीवी भी सामने आया है। 27 साल की उम्र बताई जा रही थी। आर्यन इंजीनियर था, गड्ढे में गिरने की वजह से मौत हो गई। हालांकि यह पहला मामला नहीं है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि इससे पहले 2 महीने पहले ऐसा ही मामला सामने आया था। 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर सीसीटीवी फुटेज की आप देख रहे हैं। आर्यन गड्ढे में गिरता है, करंट लगता है और उसके बाद आर्यन की मौत हो जाती है। 27 साल आर्यन की उम्र बताई जा रही है। इस दौरान आई विटनेस का क्या कहना है, जो लोग मौके पर मौजूद थे उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है, सुनिए। बोला कोई गिर गया है। हम कहा तो निकालो ना, गिर गया है तो दिखाई तो पड़ नहीं रहा था कौन गिरा है। बाद में जब आए हमारे आके तो देखे तो निकाल लिया। कितने बजे घटना है ये? वही 9 बजे लगभग है। जब निकाला गया तभी मृत्यु हो गया था या बाद में? नहीं, निकाल दिया, पहुंचा दिए तो मर गए। पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पुनीत, ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी गड्ढे में गिरने की वजह से युवराज की मौत हो चुकी है और एक बार फिर से ऐसा ही मामला। देखिए, बिल्कुल पहले युवराज की मौत होती है और उसके बाद हर्षित की भी मौत होती है। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ कृष्णा करुणेश ने जब पदभार ग्रहण किया था तो साफ कहा था कि सभी गड्ढे और खुले हुए नालों को ढका जाएगा। मॉनसून से पहले हमेशा जो सिविक एजेंसीज होती है, अथॉरिटी होती है, उनका काम होता है कि नालों की सफाई की जाए और खुले हुए नालों को ढका जाए। और बिजली विभाग का काम होता है कि जो नंगे तार लटके हुए हैं उनको ठीक किया जाए और उनको सही से लगाया जाए ताकि करंट ना फैले। लेकिन गुरुवार की सुबह आर्यन, जो कि इंजीनियर है 27 साल का, वो सेक्टर 58 के इसी रास्ते से जा रहा था। नालों में कूड़ा भरा हुआ था जिसकी वजह से मूसलाधार बारिश के बाद जो पानी थी वो सड़कों पर भरा हुआ था और उसके बाद जो है आर्यन जा रहा था। जब किनारे वो यहाँ पर पहुंचता है तो ठीक यहाँ पर ये जो अब आप देख रहे हैं ये पूरा ओपन नाला, लगभग 20 फीट तक की दूरी पर यह खुला। बिल्कुल, और इसी को लेकर सवाल भी उठते हैं। समय को देखते हुए पुनीत आपको रोक रही हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश में हरियाली बढ़ाने की मुहिम पूरे जोर से चल रही है। सरकार बड़े दावे कर रही है, लेकिन इन दावों की हकीकत क्या है? पौधों की सुरक्षा, निगरानी और संरक्षण के इंतजाम कितने मजबूत हैं? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशती हमारी खास ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार 12 जुलाई को 24 घंटे में 35 करोड़ पौधे लगाएगी, यानी हर सेकंड 4000 पौधे। मतलब एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। वन विभाग सबसे ज्यादा 15.5 करोड़ पौधे लगाएगा, ग्राम्य विकास विभाग 10 करोड़, कृषि विभाग 3.25 करोड़, उद्यान 1.5 करोड़ और पंचायती राज विभाग 1.25 करोड़ पौधे लगाएगा। अभियान का नाम है पौधरोपण महायज्ञ 2026 और इस अभियान की मुख्य थीम है एक पेड़ मां के नाम, जिसके तहत लोगों से भी एक एक पौधा लगाने की अपील की गई है। 5 करोड़ पौधों का रोपण हम ऑलरेडी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कर चुके हैं और 12 जुलाई 2026 को हम फिर से 35 करोड़ वृक्षारोपण जन सहभागिता के साथ करेंगे। सरकार के मुताबिक 9 साल से जारी पर्यावरण सुरक्षा के इस महायज्ञ का ही परिणाम है कि अब तक 247 करोड़ पौधे लग चुके हैं, जिससे करीब 72 मिलियन टन कार्बन सोखा जा सका है। ग्रीन इंडिया मिशन के तहत शहरों में 11 जगह नगर वन और 5 जिलों में बायोडायवर्सिटी पार्क भी बनाए गए हैं। लेकिन क्या सिर्फ पौधे लगाने से पर्यावरण की स्थिति सुधर जाएगी या उनकी सुरक्षा और देखरेख भी उतनी ही जरूरी है? इसलिए सवाल यह नहीं कि कितने पौधे लगे, बल्कि जो लगे उनका क्या हुआ। जवाब जानने के लिए हम लखनऊ और अयोध्या से त्रिवेणी वन तक पड़ताल पर निकले। कोई भी शुभ काम करने से पहले हम लोग पेड़ों की पूजा करते हैं। उसकी वजह साफ है कि ये हमें जिंदगी देते हैं और इसी जिंदगी देने की कवायद को सरकारों ने एक तरीके से अपना लक्ष्य बनाया है। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि साल 2030 तक यहाँ का जो वन क्षेत्र है
उसके दायरे को बढ़ाकर 15% करने का। तफ्तीश के पहले पड़ाव में हम पहुंचे अयोध्या के त्रिवेणी वन, यानी वो वन जिनको आस्था के सहारे सुरक्षित रखने के सूत्र पर यूपी सरकार काम कर रही है। किसी भी चीज को धर्म और आस्था से जोड़ दिया जाए तो लोगों की सोच उसको लेकर बदल जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने त्रिवेणी वन का एक कॉन्सेप्ट लाया। ये वो वन था जिसमें कि ब्रह्मा विष्णु महेश 3 तरीके के पेड़, नीम, बरगद और पीपल, इन तीनों पेड़ों को 1 मीटर के दायरे में लगाकर और एक नई तरह से कह सकते हैं प्रथा शुरू की। और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये था कि ये तीनों पेड़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ते हैं और सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण भी करते हैं। और इसका एक और दूसरा फ़ायदा है कि जहाँ भी पेड़ लगाए जाते हैं वहाँ कम से कम कोई भी व्यक्ति उस पेड़ को छूता नहीं है, क्योंकि उसे धर्म और आस्था और तमाम तरह की चीज़ें दिखती हैं उसमें। वनों की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद इंतजाम नजर आए। हमने पाया कि त्रिवेणी वन में पुलिस की टीमें लगातार नियमित अंतराल पर गश्त करती हैं। हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखी जाती है। हम लोग किसी वक्त आ जाते हैं, जैसे देख ही रहे हैं यहाँ पे हमारे फॉरेस्टर्स, फॉरेस्ट गार्ड, वाचर पूरी लगन से मेहनत करते हैं और ये दृष्टिगोचर भी हो रहा है। आप देख रहे हैं पौधे लहला रहे हैं, तो ये मेहनत का ही परिणाम है। यहाँ पे कुल वन क्षेत्र जो है 42 हेक्टेयर अब तक स्थापित होने के कगार पे है। 25 हेक्टेयर तो हो गया है, इस साल 17 हेक्टेयर हो रहा है। वन्यजीव के लिए भी ये सूटेबल जगह हो गया, क्योंकि ये शहर के करीब है, तो वन्यजीव के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। बहुत बार भटकते हुए वो लोग अंदर शहर में पहुंच जाते हैं, तो हम लोग उनका रेस्क्यू करा के यहाँ लाके छोड़ देते हैं। यूपी की मुख्य वन संरक्षक से हमने जानने की कोशिश की कि प्रदेश भर में पेड़ तो लग रहे हैं, लेकिन निगरानी और संरक्षण व्यवस्था कितनी फुल प्रूफ है। उत्तर प्रदेश में हमारे पास वन विभाग में 3 तरह से हम इवैल्यूएशन कराते हैं। एक तो वन विभाग स्वयं इवैल्यूएशन करता है, जो कि अपने वृक्षारोपणों का करता है। उसके अलावा जो अन्य विभाग वृक्षारोपण करते हैं उनको जिला वृक्षारोपण समिति के माध्यम से अंतर विभागीय जांच करा के भी इवैल्यूएशन कराया जाता है। और तीसरी व्यवस्था हमारे पास है, जैसे कि मैंने बताया अभी कि FSI देहरादून है, उनके द्वारा भी हमने जब जाँच कराई थी तो उसमें अन्य विभागों का 75% से अधिक और वन विभाग का 88% से अधिक की सफलता दर्ज की गई है। यही वजह है कि यूपी की 13 प्रमुख नदियों के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में 22,500 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को हरा भरा करने की योजना है। इसके लिए नदियों के तट क्षेत्र पर 3 करोड़ 83 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। गंगा, यमुना, गोमती, सरयू समेत कई प्रमुख नदियों के किनारे पौधारोपण होगा। सबसे ज्यादा फोकस यमुना पर है, जहां 647 जगहों पर 6,500 हेक्टेयर में 1 करोड़ 8 लाख, तो गंगा किनारे लगभग 80 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इसके अलावा सरयू नदी के किनारे 27,75,000 पौधे लगेंगे। बारिश के दिनों में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि नदियां अपने किनारे की उपजाऊ जमीन को लेकर चली जाती है। इसको आम बोलचाल की भाषा में कटान भी कहते हैं। कोशिश की जा रही है कि रिवर बेड और रिवर बेल्ट दोनों का जो एरिया है उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में पेड़ों को लगाया जाए। यमुना, गंगा जैसी नदियों के किनारे कटाव रोकने के लिए खास तरीका अपनाया गया है। तार की बाड़ लगाई जाती है, गहरी सुरक्षा खाइयां खोदी जाती हैं और जो मिट्टी निकलती है उस पर कांटेदार प्रजाति के पौधे रोपे जाते हैं, ताकि जानवर या इंसान आसानी से अंदर ना घुस सकें। ये तकनीक बताती है कि सिर्फ पौधा गाड़ना काफी नहीं, उससे बचाने का पूरा इंजीनियरिंग मॉडल भी साथ चल रहा है। हमने अभी तक 25 हेक्टेयर का सरयू का क्षेत्र है वो रिक्लेम कर लिया है एज ए फॉरेस्ट। माइक्रो क्लाइमेट के साथ साथ हम वहाँ का जो अर्बन हीट है उसको बहुत रिड्यूस कर पा रहे हैं। जो फॉरेस्ट हम डेवलप करते हैं उससे अर्बन हीट रिड्यूस होती है। और सिर्फ नदी किनारे ही नहीं, गर्मी से राहत देने के लिए मिशन छाया के तहत सड़क किनारे और सार्वजनिक जगहों पर छायादार पौधे भी लगाए जा रहे हैं। साथ ही समरस वन, समृद्धि वन, कृषि वन, ऊर्जा वन जैसे कई नए तरह के वन इस साल स्थापित किए जा रहे हैं, जो सिर्फ हरियाली नहीं बल्कि गांव की अर्थव्यवस्था और लोगों की जिंदगी से भी जुड़े हैं। पूरे देश में जो ग्रीनरी बढ़ी है उसमें उत्तर प्रदेश है नंबर 2। हम कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश शुड बी नंबर 1। जब हमारी सरकार आई है तब ये था 9.1,
आज हो गया है 9.96%, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एरिया बहुत बड़ा है। 0.01% भी बढ़ाना कुछ मायने रखता है। सरकार का लक्ष्य बड़ा है, जमीन पर इंतजाम और तैयारी भी दिख रही है, लेकिन इन पौधों के विशालकाय वृक्ष में बदलने तक इनके संरक्षण और सुरक्षा की आगे भी बड़ी परीक्षा होगी। और सीधे आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैली को संबोधित कर रहे हैं। दूसरा पक्ष है मुसहर जाति से जुड़े हुए लोगों का। याद करिए, गरीबों के बारे में चिल्ला चिल्ला करके कहने वाले लोग 4-4 बार प्रदेश में उन्हें सरा शासन में रहने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन मुसहर जाति के लोगों को मकान नहीं दे पाए, मुसहरों को जमीन का पट्टा नहीं दे पाए, मुसहर जाति के लोगों को कोई सुविधा नहीं दे पाए, उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का कनेक्शन नहीं दे पाए, आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ भी नहीं दे पाए। बहनों और भाइयों, ये लोग जो भाषण करते हैं, ये लोग जो घोषणाएं करते हैं, इनकी हकीकत देखो। जब ये सत्ता में थे तब इन्होंने क्या किया। भूख से मुसहर जाति के लोग तड़प करके मरते थे, कोई पुरसा हाल नहीं। गरीबों के घर में राशन कार्ड नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। मासूम बच्चे इंसेफ्लाइटिस और अन्य विषाणु जनित बीमारियों की चपेट में आते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। उपचार का उत्तम व्यवस्था नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र होना चाहिए था, कोई पूछने वाला नहीं था। सड़कें अच्छी नहीं थी। बहनों और भाइयों, ये कहानी तो केवल कुशीनगर की है। आज जब मैं कुशीनगर में आता हूं, इन मासूम बच्चों को देखता हूं और वे बच्चे जब मेरे सामने आकर के खिलखिला के हंसते हैं, मुझे लगता है कि चलो जीवन की एक सार्थकता है। इन मासूम बच्चों को हम लोगों ने उज्जवल भविष्य दिया है, सुरक्षित भविष्य दिया है, और यह जीवन में एक सार्थकता भी है। और मैं अपने साथ के जनप्रतिनिधियों को यही कह रहा था कि बच्चा पहले रो रहा था, हम लोग गए, चुप हुआ, फिर हम लोगों को देख करके हंसने लग गया। 6 माह का बच्चा, 6 माह का बच्चा हम लोगों को देख के पहले शांत हुआ, फिर हंसने लग गया, क्योंकि उसे अपने आगे के भविष्य के बारे में आश्वस्त है कि मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित भारत में उसके लिए असीम संभावनाएं हैं और वह आगे बढ़ करके देश के लिए वह भी अपना योगदान देगा।